सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। ये जेपीएससी मेंस पेपर 4 यानी कि पॉलिटी की क्लास हो रही है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की क्लास भी दी जा रही है और खोटा की भी। इसके पिछली क्लास में हमने आपातकालीन शक्ति और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कंप्लीट कर लिया है, और इसके साथ ही हम लोग पॉलिटी के लगभग 90% सिलेबस को भी कवर कर लिए हैं। और एक से दो वीडियो में हम लोग पॉलिटी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके थ्रू आप पेड हो सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको फ़ी की ज़रूरत, किसी भी प्रकार की फ़ी की आवश्यकता नहीं है। ये सब बिल्कुल फ्री में कराया जा रहा है। और आज की क्लास में हम भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 12 जो कि हम लोग का भारत का निर्वाचन आयोग। तो भारत में चुनाव प्रणाली की विसंगतियों एवं सुधार की विवेचना करें। यानी कि भारतीय चुनाव प्रणाली में जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में और उनके सुधार के बारे में हम लोग को विवेचना करना है। तो सबसे पहला चीज़ कि भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक दर्शन को अपनाया है। तो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारतीय चुनाव प्रणाली भारतीय लोकतंत्र की सुचारू संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है, और निर्वाचन प्रक्रिया को दुरुस्त किए बिना स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर चुनाव में ही करप्शन अगर होने लगेगा तो हम लोग जिसे चाहते हैं वो प्रत्याशी चुनकर नहीं आएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जिस लोकतंत्र की हम लोगों ने कल्पना की है उस लोकतंत्र को स्थापित करने में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो एक स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित करने के लिए चुनाव प्रणाली में जितने भी विसंगतियाँ हैं उन्हें दूर करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। भारतीय राजनीति में पिछले 2-3 दशकों में कुछ ऐसे तत्वों का समावेश हुआ है जिससे निर्वाचन प्रणाली को दोषपूर्ण बना दिया है। यानी कि 2-3 दशकों में बहुत सारे ऐसे तत्वों समावेश हो गए हैं जिसकी वजह से निर्वाचन प्रणाली जो है वो दोषपूर्ण हो गया है, और इन्हीं विसंगतियों के कारण लोकतंत्र का दुरुपयोग होने लगा है। मतदान के समय सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति, वीडियो कैमरा इत्यादि के प्रयोग, चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन के आदेश के बावजूद भी बूथ लूटना और धोखाधड़ी समान रूप से जारी है, जो कि लोकतंत्र के लिए घातक है। यानी कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी उसके पालन करने के बाद भी बूथ लूटना हो गया, या फिर धोखाधड़ी हो गया, या फिर किसी अन्य व्यक्ति का वोट कोई अन्य व्यक्ति अपने अनुसार डाल देता है। तो ये बहुत सारे समस्याएं हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अशिक्षा के कारण भारतीय नागरिक मताधिकार के प्रति जागरूक नहीं है, क्योंकि भारत में शिक्षा की काफ़ी कमी है, जिसकी वजह से हर व्यक्ति को मताधिकार का क्या यानी कि वोट डालने का क्या वैल्यू है उसके बारे में एग्जैक्टली सही से मालूम नहीं है, और वे सभी जागरूक भी नहीं है। और अगर जागरूक है तो वे अपराधी प्रवृत्ति के कारण दबा दिए जाते हैं। अभी तो देखा जाता है कि जैसे ही कल अगर चुनाव है तो आज रात को लगभग बहुत सारे आदमी पैसे का बंटवारा करते हैं, और बहुत सारे आदमी उन्हीं पैसों के लालच में वोट भी उन्हीं प्रत्याशी को दे देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी किसी प्रकार के कोई प्रगति के कार्य नहीं करते हैं। तो ये सारा प्रॉब्लम होने के बावजूद भी, यानी कि इन विसंगतियों के अलावा भी वर्तमान संदर्भ में राजनीतिक अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। यानी कि राजनीतिक अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि नेताओं ने अपने निहित स्वार्थ के लिए अपराधियों की सेवा लेनी शुरू कर दी है, और अपराधियों ने राजनेता को अपना सुरक्षा कवच बना लिया है। यानी कि नेता जो है वे अपना सेवा लेने के लिए अपराधियों से सेवा लेना शुरू कर दिया है, और अपराधी को भी इससे फ़ायदा हो रहा है, जिसकी वजह से उसने राजनेता को अपना सुरक्षा कवच बना लिया है। और राजनीतिक अपराध इस तरह हावी है कि लोगों ने अपना मनपसंद प्रतिनिधि चुनने का सपना भी देखना छोड़ दिया है। कुछ क्षेत्र में तो आपराधिक तत्वों के वर्चस्व के कारण आज भी मतदाता मतदान केंद्रों में जाने से डरते हैं, और जाते भी हैं तो अपराधीकरण के दबाव में अपने मत मूल्य का प्रयोग करते हैं। तो आज लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यानी कुल मिला के एक तो बहुत सारा चीज़ें मतलब की होगी, जैसे कि आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के बावजूद भी बूथ को लूटा जा रहा था, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी अभी वर्तमान समय में राजनीतिक अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है, क्योंकि नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए अपराधी की सेवा लेना शुरू कर दी है, और साथ ही साथ अपराधी भी नेता को अपना सुरक्षा कवच के रूप में प्रयोग करने लगे हैं।
तो इन सब के बावजूद इन सब के कारण क्या होने लगा कि हम अपना मनपसंद प्रतिनिधि चुनना जो चाहते हैं वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। और कहीं कहीं भी तो आपराधिक तत्व इतना ज़बरदस्त तरीके से हो गया है कि मतदाता जो है मतदान केंद्र में जाने से भी डरने लग रहे हैं, जिसकी वजह से वे अपना मत मूल्य का सही से प्रयोग नहीं कर पा रहे। और अगर अपने मत मूल्य का सही से प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना करना काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो वर्तमान समय में ये लोकतंत्र के लिए काफ़ी बड़ा खतरा बन के आया है। हाल ही के वर्ष में भारतीय राजनीति में एक तथ्य उभरा, धार्मिक और जातीय भेदभाव। तो अभी देखा जा रहा है कि लगभग राजनीतिक पार्टी धार्मिक और जातीय भेदभाव का प्रयोग करके, यानी कि ये सारे मैटर को आगे लाकर कुल मिला के चुनावी मुद्दा बना रहे हैं और अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति को अक्षरशः राजनीतिक नेता अपने लिए है। यहाँ कुछ मिसिंग है इस लाइन में। तो और आज राजनेता कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर और कभी क्षेत्र के आधार पर जनता को बांटते रहते हैं और अपना वोट बैंक खड़ा करते रहते हैं। यानी कुल मिला के हर किसी को ये मालूम है कि वर्तमान समय में जो भी राजनेता है उनमें से बहुत सारे राजनेता धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या फिर क्षेत्र के नाम पर लोगों को अपना वोट बैंक की तरह यूज कर रहे हैं। तो उपरोक्त विसंगति के अलावा भारतीय राजनीति में भाई भतीजावाद भी हावी है। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा है। अगर पिताजी नेता में थे तो बेटा भी नेता में आ गया, बेटा का बेटा भी नेता में राजनीति में आ रहा है, राजनीति में आ रहा है। यानी कि एक ही परिवार के लोगों को राजनीति में लाया जा रहा है। तो वही भाई भतीजावाद हावी है। और प्रत्येक राजनेता अपने परिवार के सदस्यों को बढ़ाने के क्रम में देश के विकास एवं जनता के हित को ताक पर रखते हुए केवल अपने परिवार के लिए सोचते हैं। और इस स्थिति में वे देश के हित के बारे में सोचना भूल जाते हैं, बस वे अपने ही हित के बारे में सोचने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अपने परिवार के अयोग्य सदस्य का निर्वाचन कराने में सफल होते हैं। इसके बावजूद अगर उनके सदस्य अयोग्य हैं तो भी उनके निर्वाचन में ये सब सफल हो जाते हैं। इन्हीं विसंगति के कारण लोकतंत्र पर एक काफ़ी कठिनाई सामने आई है। जब हमारे राजनेताओं को धर्म और जाति के विभाजन से भी संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने वर्ग विभाजन को उभारने की कोशिश की और इसके लिए आरक्षण रूपी रोटी का टुकड़ा फेंककर मतदाताओं को अपनी ओर खींच रही है। यानी कि ये सबसे भी जब लोग को संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने आरक्षण रूपी रोटी का टुकड़ा फेंका और लोगों को अपनी ओर यानी कि वोट डालने के लिए लोगों को खींचा। वहीं दूसरी ओर संपूर्ण देश में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में विभाजन कर दिया। निर्वाचन प्रणाली और राजनीति में आई इन विसंगतियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार ने हमेशा आश्वासन दिया है और संसद द्वारा कानून बनाए गए, जैसे दल बदल कानून या फिर दल बदल कानून के आत्मा की हत्या कितनी बार की गई है उसकी गिनती करना दुष्कार है। यानी कि ये सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए संसद के द्वारा कई बार कानून बनाने का आश्वासन दिया गया। अब निर्वाचन प्रणाली में आई विसंगतियों को दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयास मुख्य निर्वाचन आयुक्त TN सेशन ने किया था। इसके अलावा चुनाव विसंगति को दूर करने के लिए समय समय पर बहुत सारी समितियों का गठन किया गया है, जिनके सिफारिश के आधार पर निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव सुधार में अनेक प्रयास किए हैं। जैसे सबसे पहला हो जाएगा नागरिकों को बहुउद्देश्य परिचय पत्र जारी करना अनिवार्य किया गया। दूसरा, बहुउद्देश्य परिचय पत्र की शुरुआत TN सेशन ने हरियाणा के अंबाला जिले से की थी और वर्तमान निर्वाचन आयुक्त ने फोटो पहचान पत्र का होना अनिवार्य बतलाया है। इस फोटो पहचान पत्र की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य बूथ कब्जा एवं बोगस वोटिंग को रोकना था। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का व्यापक प्रयोग करना चाहिए और वर्तमान लोकसभा निर्वाचन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। चौथा पॉइंट, चुनाव आयोग ने चुनावों पर बड़े पैमाने पर होने वाले अपव्यय को रोकने के लिए चुनाव व्यय पर्यवेक्षक की नियुक्ति की है। इसके महत्वपूर्ण कार्य प्रत्येक उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार के दौरान अत्यधिक दिन का व्यय का ब्यौरा होना, यानी कि वे चुनाव प्रचार के दौरान कितना व्यय कर रहे हैं उनका ब्यौरा रेडी करेगा। और चुनाव के दौरान प्रत्येक लोकसभा के उम्मीदवार की 25 लाख और विधानसभा के उम्मीदवार की खर्च सीमा 10 लाख निर्धारित की गई थी, जिसे 23 फरवरी 2014 को चुनाव आयोग ने बढ़ाकर लोकसभा के खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख
और विधानसभा में खर्च की अधिकतम सीमा 16 लाख कर दी गई है, लेकिन व्यवहारिक रूप से बिल्कुल भी संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि 40 लाख से कई गुना ज़्यादा हमें जैसा लगता है कि इन्वेस्ट किया जाता है चुनाव में, खास करके लोकसभा के चुनाव में। इसके अलावा अपव्यय को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने रेडियो एवं दूरदर्शन के माध्यम से चुनाव प्रसार करने के लिए नियत तिथि एवं समय सीमा निर्धारित की है, ताकि वाहनों में हो रहे तो अपव्यय को रोक सके। 5वां आएगा सरकारी सेवकों द्वारा निष्पक्ष ढंग से चुनावी कार्य कराना। इसके लिए चुनाव आयोग की सरकारी सेवकों के ऊपर प्रभावकारी नियंत्रण एवं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करनी चाहिए। 6 है धार्मिक आधार। तो धार्मिक आधार पर चुनाव लड़ने वाले दलों को मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए। 7वां चुनाव आयोग को चुनाव के लिए प्रति जनता में जागरूकता लाने के उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हुए मतदाता चेतना अभियान शुरू करनी चाहिए। 8वां में आ जाएगा चुनाव याचिकाओं की जांच के लिए एक विशेष न्यायालय बनाना चाहिए और उसका निष्पादन एक निश्चित अवधि में हो जाना चाहिए। फिर 9वां पॉइंट आ जाएगा जाति धर्म आदि संकीर्ण आधार पर चुनाव प्रसार नहीं करना चाहिए, बल्कि सैद्धांतिक एवं महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाकर चुनाव प्रचार करना चाहिए। यानी कि जाति धर्म के नाम पर चुनाव प्रचार नहीं करें, बल्कि क्या क्या वास्तविक मुद्दा है, किस प्रकार से हमारे गांव का डेवलपमेंट हो सके, कौन सी योजनाएं सरकार लाएंगी अगर उनकी सरकार बनती है, तो ये सारे मुद्दों के आधार पर ही उम्मीदवार को चुनाव लड़ना चाहिए। फिर बूथ कब्जा। तो बूथ कब्जा की समस्या आज सबसे बड़ी समस्या है। इसे रोकने के लिए संविधान में संशोधन करके सूची प्रति अपनाया जाना चाहिए। इसके तहत किसी खास उम्मीदवार को नहीं बल्कि पार्टी के नाम पर वोट मांगना चाहिए। इसके अमुक पार्टी वाले दल के उम्मीदवार की नहीं बल्कि पार्टी के नाम पर वोट मांगना चाहिए। इसके तहत अमुक पार्टी वाले दल के उम्मीदवार की अनेक सूची रखकर वोट मांगे तो इसमें बहुत हद तक बूथ लूटना कम हो जाएगा। यानी कि ये बहुत सारे बूथ लूटना, ये सब बहुत सारी समस्याएं हो गई। तो ये सारा चीज़ अगर हम लोग लागू करते हैं तो जो हम लोग की विसंगतियाँ होगी चुनाव प्रणाली की जो भी विसंगतियाँ है उनमें सुधार किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग के गठन, संरचना एवं कार्य का संक्षिप्त उल्लेख करें। तो सबसे पहला अनुच्छेद 324 में इसके बारे में बताया गया है, चुनाव आयोग की चर्चा की गई है। और चुनाव आयोग क्या है, एक संवैधानिक पद है। इसके अनुसार एक चुनाव आयोग का गठन होगा जो कि संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव संचालित करेंगी। यानी चुनाव आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में बताया गया है, जो कि संवैधानिक निकाय है जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल के चुनाव संचालित करने के बारे में बताया गया। और भारत में निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग जो थी वो एक सदस्य थी, किंतु तारकोंडे समिति की सिफारिश पर 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में हुआ और चुनाव आयोग को 3 सदस्य बना दिया गया। तीनों सदस्य की शक्ति क्या थी, एक जैसी होगी। और इसी संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु जो कि 21 वर्ष थी उसको घटाकर राजीव गांधी की सरकार के समय 18 वर्ष कर दिया गया। और वोट देने का अधिकार क्या है हम लोग का, संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत एक राजनीतिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। तो शुरुआती दौर में निर्वाचन आयोग एक सदस्य थे, लेकिन 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत चुनाव आयोग को 3 सदस्य बना दिया गया और तीनों सदस्य की शक्ति समान थी। इसके अलावा जो हम लोग की वोट डालने की यानी कि वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और वोट डालना हम लोग का मौलिक अधिकार ना होकर संविधान के अंतर्गत ही एक राजनीतिक अधिकार है। अब निर्वाचन आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। फिर अनुच्छेद 326, इसमें क्या है, तो संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल का चुनाव वयस्क मताधिकार पर होगा। आरंभ में वयस्क होने की आयु 21 वर्ष थी, परंतु तारकोंडे समिति की सिफारिश पर 1989 में राजीव गांधी की सरकार के समय 61वां संविधान संशोधन किया गया जिसमें उम्र 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। आरंभ में चुनाव आयोग एक सदस्य था, परंतु तारकोंडे समिति की सिफारिश पर अक्टूबर 1993 में 3 सदस्य वाली कर दी गई। फिर 324 में मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति क्षेत्रीय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के सदस्य का कार्यकाल या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो पहले होते हैं वहाँ तक होती है।
मुख्य चुनाव आयुक्त को पदमुक्त करना हो तो कदाचार या फिर असमर्थता के आधार पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया संपन्न करनी होगी। और अन्य चुनाव आयुक्त के निष्कासन हेतु मुख्य चुनाव आयुक्त की राष्ट्रपति से अनुशंसा भी पर्याप्त होगी। फिर अनुच्छेद 327 में क्या बताया गया है? तो संसद और राज्य विधानमंडल में निर्वाचन संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। यानी कि राज्य विधानमंडल और संसद में निर्वाचन से संबंधित जो भी कानून होगा वो कानून संसद बनाती है, जैसे मतदाता सूची निर्माण करना और परिसीमन करना। फिर अनुच्छेद 328 इसके अनुसार संसद द्वारा बनाई गई कानून संविधान के प्रारूप के अनुरूप राज्य विधानमंडल में निर्वाचन के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, लेकिन परिसीमन के विषय में कानून संसद ही बनाएगी। यानी कि अगर परिसीमन करना है तो उससे संबंधित कानून जो होगा वो संसद ही बनाएगा, लेकिन अगर निर्वाचन के विषय में कोई कानून बनाना है वो भी राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के विषय में, तो वो अधिकार राज्य विधानमंडल को ही प्राप्त है। चुनाव आयोग के कार्य क्या हो जाएंगे? तो चुनाव का निरीक्षण करना, निर्देशन देना और संचालन करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देना तथा उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव हेतु आचार संहिता लागू करना, मतदाता सूची तैयार करना और चुनाव की वैधता का निपटारा करना, राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों के आधार पर राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देना, और सातवां और आखिरी पॉइंट, संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न कराना। यानी कि निर्वाचन आयोग का ये सब क्या हो गया? कार्य हो गया। तो जो कि क्वेश्चन था गठन, संरचना और कार्य, तो वो सारा हम लोग का कंप्लीट होता है। तो अगर चुनाव आयोग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो मिला के एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को अपने सूझबूझ के साथ आंसर को लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन लेंथी ही आंसर होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन होते ही हैं जिनका आंसर काफ़ी छोटा होता है। तो ये सारे क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको ध्यान में रखना है। अब है अगला क्वेश्चन की परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का गठन, संरचना और कार्य एवं शक्ति के बारे में वर्णन करना है। तो सबसे पहला कि परिसीमन आयोग, परिसीमन का अर्थ क्या होता है? तो चुनाव क्षेत्र का निर्धारण करना। यानी कि परिसीमन मतलब हो गया क्या? चुनाव क्षेत्र कौन कौन सा है उसका निर्धारण करना, जिसके बारे में हमारे संविधान के भाग 5 के तहत अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः समायोजन, पुनर्निर्धारण किया जाएगा, जिसके लिए संसद विधि द्वारा प्रावधान करेगी। इसी तरह भाग 6 के अनुच्छेद 170 में राज्य विधानमंडलों के लिए सीटों के आवंटन किया गया है। यानी कि भाग 5 में अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्र का पूरा निर्धारण किया जाएगा और संसद विधि के द्वारा और संसद इसका प्रावधान करेगी। इसी प्रकार से भाग 6 के अनुच्छेद 170 में राज्य विधानमंडल के सीटों के आवंटन के बारे में बोला गया है। वर्ष 1971 तक इसी आधार पर परिसीमन नियमित होता रहा, किंतु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि स्थान का पुनर्निर्धारण 2001 की जनगणना के बाद होगा और फलतः 1981 और 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं हुआ। इसका उद्देश्य था परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देना, ताकि इस कार्यक्रम में सफल राज्यों को परिसीमन की कीमत नहीं चुकाना पड़े। संसद ने पुनः 2001 में 84वां संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि 2026 तक संसद या राज्य विधानमंडल की सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, लेकिन निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः निर्धारण 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही किया जाएगा। यानी कि विधानमंडल या फिर संसद के सीटों की संख्या में परिवर्तन 2026 तक तो होने वाला नहीं है। अब तक देश में 3 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। संसद ने परिसीमन के लिए 2002 में कानून बनाकर वर्तमान परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान किया था। हालांकि संविधान में परिसीमन आयोग संबंधी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। परिसीमन आयोग की संरचना त्रिस्तरीय है। इसका एक अध्यक्ष होंगे जो कि सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या फिर भूतपूर्व न्यायाधीश होंगे, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और आयोग का अध्यक्ष कुलदीप सिंह को बनाया गया। सदस्य कौन कौन होंगे? तो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, दूसरा प्रत्येक राज्य के मामले में उस राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी भारत का एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कि क्या हो जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या फिर भूतपूर्व न्यायाधीश होंगे, और राज्य के मामले में उस राज्य के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे वो होंगे सदस्य। आयोग अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक राज्य से उस राज्य के संदर्भ में 5 लोकसभा सदस्य एवं 5 विधानसभा सदस्यों को चुनती है, जो परिसीमन में आयोग को सलाह देता है, और इन्हें संयुक्त सदस्य भी कहा जाता है। ये सदस्य केवल परामर्श दे सकते हैं, आयोग का निर्णयों में
मतदान नहीं कर सकते हैं। यानी कि आयोग अगर चाहेंगे तो उस राज्य के संदर्भ में 5 लोकसभा सदस्य और 5 विधानसभा सदस्य को चुनती है, जो कि उन्हें उस मैटर में सलाह देती है। हालांकि वे कोई भी निर्णय में मतदान नहीं देते हैं, वे केवल परामर्श देते हैं। अब परिसीमन आयोग का कार्य क्या है और शक्ति क्या है, इसको देखते हैं। तो परिसीमन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ, इसे अपनी प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं करते हैं, यानी कि किस प्रकार से निर्वाचन होगा वो सारा निर्धारण परिसीमन आयोग खुद करते हैं। परिसीमन किस प्रकार से होगा। आयोग स्वयं सहयुक्त सदस्यों की नियुक्ति करता है, यानी कि वही कि राज्य के 5 लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य की नियुक्ति। आवश्यकता पड़ने पर केंद्र या फिर राज्य सरकार के कार्य में मदद हेतु विशेष अधिकारी की मांग भी कर सकते हैं। परिसीमन हेतु आवश्यक अभिलेख, प्रपत्र आदि संबंधित सरकार से मांग सकते हैं एवं साक्ष्य हेतु गवाहों को भी बुला सकते हैं। फिर 5वां है कि संविधान के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित करता है और समानुपातिक रूप से शेष सीटों की संख्या का भी तय करती है। आयोग आरक्षित स्थान का भी पुनर्निर्धारण करता है। 6वां पॉइंट, परिसीमन आयोग का निर्णय अंतिम होता है और वे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान परिसीमन आयोग लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के लिए सीटों का पुनर्निर्धारण कर रहा है। आयोग परिसीमन संबंधी अपना प्रारूप पेश कर चुका है तथा विभिन्न राजनीतिक दलों की आपत्तियों पर विचार करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि चुनाव सुधार के लिए गठित प्रमुख आयोग एवं उनकी सिफारिशों का वर्णन करें। तो जो भी चुनाव के सुधार करने के लिए जो भी आयोग का गठन किया गया है, जैसे तारकुंडे समिति का गठन किया गया था, उनकी क्या सिफारिशें थी उनके बारे में बताना है। इसके अलावा इंद्रजीत गुप्ता समिति थी, उनके बारे में बताना है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि भारत में चुनाव सुधार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज़ादी के बाद से ही चुनाव आयोग जब सक्रिय हुआ है तो उसे प्रत्येक दशक में नए नए चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आयोग ने स्वयं के द्वारा उठाए गए सुधार प्रयासों के साथ विशेषज्ञ स्तर पर कमेटी गठित कर चुनाव संबंधी सुधारों को मूर्त रूप देने की कोशिश की है। इसी प्रक्रिया के तहत तारकुंडे समिति हो गया, इंद्रजीत गुप्ता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति आदि ने चुनाव सुधार के लिए अपनी अपनी सिफारिश दी, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न है। तो इनकी क्या क्या सिफारिश है। तो सबसे पहला तारकुंडे समिति की सिफारिश। तो तारकुंडे समिति ने चुनाव सुधार के लिए जो मुख्य सिफारिशें दी थी वो इस प्रकार है। तो सबसे पहला कि वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। इसके लिए 61वां संविधान संशोधन 1999 किया गया था और वो उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। निर्वाचन के लिए जो व्यय राशि होगी वह निर्धारित किया गया और इसी समिति की सिफारिश के आधार पर समय समय पर, यानी कि तारकुंडे समिति के सिफारिश के आधार पर समय समय पर राशियों में, यानी कि निर्वाचन में कितना राशि व्यय करना है उसमें भी परिवर्तन किया गया, जिससे कि वर्तमान में लोकसभा क्षेत्र में व्यय की अधिकतम राशि 40 लाख तथा विधानसभा में 16 लाख है। चुनाव प्रत्याशियों के नामांकन राशि भी जमा करने की सिफारिश की, यानी कि जो भी चुनावी प्रत्याशी होंगे उनको नामांकन करने के लिए कुछ मात्रा में राशि प्रदान करनी होगी। चौथा कि राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चुनाव व्यय का लेखा जोखा निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। और तारकुंडे समिति की सिफारिश के बावजूद भी बूथ कब्जा, बोगस वोटिंग इत्यादि जारी रहा। इसी को रोकने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति गठित हुई। यानी कुल मिलाकर तारकुंडे समिति बोगस वोटिंग या फिर बूथ कब्जा ये सब को रोकने के लिए काफ़ी कारगर साबित नहीं हुई। परिणाम स्वरूप दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया, जिन्होंने कुछ भी सिफारिशें की, जैसे कि अवैध रूप से लूटे गए बूथ पर पुनः मतदान किया जाना चाहिए, मतदान के लिए ईवीएम मशीन की व्यवस्था की जानी चाहिए, मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए, निर्वाचन के संबंध में दायर याचिका की शीघ्र सुनवाई की जाए और यदि किसी कारणवश केंद्र या फिर राज्य स्तर के सदन का कोई स्थान खाली हो जाए तो 6 माह के अंदर निर्वाचन करने की व्यवस्था की जाए। तो ये सारा दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशें थी। उपरोक्त सिफारिशें निसंदेह निर्वाचन विसंगतियों को दूर करने में कारगर साबित हो सकती थी और इस समिति के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन ने उपरोक्त सिफारिशों को लागू की, जिसमें विशेषकर मतदान फोटो पहचान पत्र और अवैध रूप से लूटे गए बूथों पर पुनः मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग से किया जाएगा। लेकिन इस समिति के अतिरिक्त चुनावी व्यय के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं थी और इसी के संदर्भ में इंद्रजीत गुप्ता समिति ने अपनी सिफारिश दी। यानी कि जो हम लोग के दिनेश गोस्वामी समिति की जो सिफारिश थे, इनमें किसी भी प्रकार के चुनावी व्यय के बारे में नहीं बताया गया था, जिसके बाद इसी चुनावी व्यय के बारे में इंद्रजीत गुप्ता समिति ने अपनी सिफारिश दी।
तो इनके अनुसार क्या था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव का व्यय जो होंगे वे सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और वार्षिक आयकर रिटर्न दाखिल करने में असफल रहने वाले दल एवं प्रत्याशी को चुनाव आर्थिक सहायता नहीं मिलनी चाहिए। 10,000 से अधिक चंदा ड्राफ्ट या चेक के रूप में होना चाहिए, जिसका संपूर्ण विवरण निर्वाचन आयोग को सौंपा जाना चाहिए। अब इंद्रजीत गुप्ता समिति के बाद आएंगे के संथान समिति। के संथान समिति चुनाव सुधार के संदर्भ में सुझाव देते हुए कहा कि निर्वाचन में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए, निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन समय समय पर होना चाहिए, राजनीतिक दलों का निबंधन होना चाहिए, निर्वाचन मंडल के अंतर्गत आने वाले नागरिकों की नामावली नवीनतम बनाई जानी चाहिए। तो इन सारे सुधारों में किसी न किसी रूप से चुनावी विसंगति को दूर करने में सहायक रहा है। दल बदल प्रयोग इस प्रकार हो रहा था कि राजनीति में अस्थिरता होती जा रही थी। इसी को देखते हुए 2004 में 97वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया और जिसमें दल बदल को रोकने में कारगर साबित हुए और फलस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हो सकती है, जो बार बार चुनावों को रोकने के लिए कारगर उपाय है। तो जो भी चुनाव सुधार के लिए गठित की गई थी आयोग और उनकी जो सिफारिश थी, जैसे कि तारकुंडे समिति हो गया, इंद्रजीत गुप्ता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति या फिर के संथान समिति, ये सारे लोगों ने चुनाव से संबंधित जो भी चीज़ें बताएं उनके बारे में हम लोग कंप्लीट देख लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में मतदाता व्यवहार प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, स्पष्ट करें। यानी कि भारतीय लोकतंत्र में जो भी मतदाता व्यवहार प्रणाली है उनको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम लोग को बात करना है यहाँ पे। तो लोकतंत्री शासन प्रणाली में शासन का वास्तविक बागडोर जनता के हाथ में निहित होती है और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही जनता के प्रति उत्तरदायी होकर शासन की कार्यवाही करते हैं। जनप्रतिनिधि की नियुक्ति वयस्क मताधिकार यानी कि वयस्क नागरिक यानी कि जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई उनके द्वारा वोट डालकर किया जाता है और वयस्क नागरिक अपने मतदान के माध्यम से जनप्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। जनता को यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 326 में दिया गया है। मतदान लोकतंत्र की एक पवित्र प्रथा है। व्यक्ति तथा मतदान के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित हैं। तो क्या कहा जाएगा, सबसे पहला क्षेत्रीयवाद। तो मतदाता अपने क्षेत्रीय समस्याओं से प्रभावित होकर मतदान करते हैं कि उनके क्षेत्र में जो जो समस्या है और जो भी उम्मीदवार इन सारी समस्याओं को सॉल्व करने की बात करती है, मतदान हम लोग उन्हीं के पक्ष में करते हैं। क्षेत्रीय समस्याओं के विद्यमान रहने के कारण आज लोकतंत्र में क्षेत्रीय पार्टी का उदय हुआ है और यह क्षेत्रीय पार्टियाँ क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान से जुड़ी हुई होती है। इसी कारण ही वर्तमान में राष्ट्रीय दलों के ऊपर क्षेत्रीय पार्टी होती है और इसी के फलस्वरूप ही वर्तमान में क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ हो रहे हैं। सिंपल सी बात है कि अगर मेरे गांव में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो उस स्थिति में कोई एक नेता निकलता है और वही क्षेत्रीय दल का निर्माण कर देता है। फिर जातिवाद। तो वर्तमान राजनीतिक समीकरण में जातिवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है मतदाता को प्रभावित करने में। इसी कारण जिस क्षेत्र में जिस जाति की बहुलता पाई जाती है उस जाति के उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है ताकि जाति के नाम पर मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सके। वर्तमान में जाति पूछकर और पहचान करके मत दिया जाता है। फिर उम्मीदवार की व्यक्तित्व। तो उम्मीदवार का व्यक्तित्व मतदाता को चुंबकीय आकर्षण की भांति अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्तित्व का हो तो वह इस आधार पर विजयी हो जाता है, चाहे वह किसी भी दल का क्यों ना हो। और व्यक्तित्व उजागर के कारण इंदिरा गांधी 1980 के दशक में चुनाव में मतदाता को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रही। और अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में श्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व भी मतदाता को आकर्षित करने में काफ़ी सफल रहा है। अगला है सहानुभूति की लहर। तो सहानुभूति की लहर भी भारतीय मतदाताओं की मनोस्थिति पर प्रभाव डालता है। जैसे कि 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के फलस्वरूप कांग्रेस के प्रति सहानुभूति पैदा हो गई और इसके बाद क्या हो जाएगा, 1984 में लोगों ने चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लिया और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार सत्ता में वापस आ गई। उसी प्रकार से 1991 में राजीव गांधी की हत्या के फलस्वरूप जो भी सहानुभूति उपजी उससे फिर से लोगों ने काफ़ी अधिक मात्रा में कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और किसी जनप्रतिनिधि की मृत्यु के फलस्वरूप उपजी सहानुभूति के कारण उनकी पत्नी या फिर संतान के उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय मतदाताओं पर सहानुभूति की लहर व्यापक प्रभाव डालती है। अगला है राजनीतिक दल की संरचना एवं सिद्धांत। तो राजनीतिक दल की संरचना भी मतदाताओं को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। जैसे कि कांग्रेस सरकार में काफ़ी लंबी अवधि तक सरकार चलाने का तजुर्बा है और इसी तजुर्बे को देखते हुए इस पार्टी की ओर अभी भी रुझान है।
और इसी का परिणाम है कि कांग्रेस के संकटपूर्ण स्थिति के बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस अभी भी विद्यमान है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लगता है कि राज्य सरकार विषम परिस्थितियों के बावजूद भी इतनी अधिक बहुमुखी दल को लेकर सरकार के अस्थायित्व प्रदान की है और इसी के कारण इसकी यही संरचना भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मतदाताओं को प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप विधानसभा चुनाव से स्पष्ट हुआ है। फिर राजनीतिक अपराधीकरण। तो राजनीतिक अपराधीकरण जो है वो मतदाता प्रणाली को राजनीतिक अपराधीकरण के फलस्वरूप भारतीय मतदान प्रणाली बहुत प्रभावित होती है। राजनीतिक अपराधीकरण के मतदान आजकल अपने मत का प्रयोग करने में भी असमर्थ महसूस करते हैं और आपराधिक मतदाताओं को भय दिखाकर बूथ कब्जा के द्वारा किसी भी प्रत्याशी को जीतने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। और आज की संसदीय व्यवस्था में अधिकाधिक अपराधियों का चुनाव जीतने का यही कारण है कि वे मतदाताओं को भय दिखाकर बूथ कब्जा कर ले रहे हैं। धन का लोभ और अन्य सुविधाओं का प्रलोभन, लालच अभी के समय में दिया जा रहा है। तो अधिकांश भारतीय मतदाता अपने मत के मूल्य समझ नहीं पाते हैं। गरीबी, अशिक्षा और जागरूकता के अभाव के कारण मतदाता धन के लोभ में आकर धन देने वाले प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करते हैं। मतदाता प्रत्याशी के व्यक्तित्व को समझ पाने में असमर्थ होता है और प्रत्याशी चुनाव के दौरान मतदाताओं को अन्य सुविधाओं का प्रलोभन देता है या फिर देने का वादा करता है। मतदाता प्रलोभन के कारण भी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करते हैं। अगला है सांप्रदायिकता की लहर। तो भारतीय लोकतंत्र में मतदाता व्यवहार प्रणाली में सांप्रदायिकता की लहर भी प्रभावित है। जैसे कि सबसे पहले धार्मिक कट्टरता। तो धार्मिक कट्टरता के फलस्वरूप इस तरह के लहर में मतदाता प्रभावित होते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन हो या फिर बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना हो या फिर अन्य दो धार्मिक गुटों के बीच का तनाव हो, ये सब स्थिति के कारण सांप्रदायिकता की लहर पैदा होती है और इस लहर से मतदाता प्रत्याशी की योग्यता पर ध्यान न देकर जो पक्ष धार्मिक कट्टरता के बारे में बात करता है तो उससे प्रभावित होकर मतदान कर देते हैं। तो जो भी लोकतंत्र में मतदाता व्यवहार प्रणाली को प्रभावित करते हैं उनमें क्या क्या आ गया, क्षेत्रीयवाद आ गया, फिर जातिवाद आ गया, सहानुभूति की लहर हो गया, उम्मीदवारों का व्यक्तित्व हो गया, राजनीतिक दल की संरचना का सिद्धांत हो गया। तो ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। निष्कर्षतः हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उपरोक्त कारक किसी न किसी रूप से मतदाता को प्रभावित करने में कारगर साबित हुई है और उपरोक्त कारकों के अलावा कई ऐसे भी कारक हैं जैसे राजनीतिक स्थिरता का वादा, भ्रष्टाचार की समाप्ति का संकल्प, लोगों के हाथों में रोटी जैसे अनेक प्रलोभन मुद्दे भी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से मतदाता को प्रभावित करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अनिवार्य मताधिकार और ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में हम लोग को टिप्पणी करना है। तो अनिवार्य मताधिकार क्या है? तो अनिवार्य मताधिकार उल्लेखनीय है कि गुजरात ने पंचायतों एवं नगरपालिका चुनाव में अनिवार्य मताधिकार विधेयक पारित किया है और वोटिंग का अनिवार्य बनाने के पीछे तर्क यह है कि बहुत सारे मतदाता अपने इस अधिकार को गंभीरता से नहीं लेते हैं, वास्तविकता ही है, या फिर उदासीनता के चलते मतदान नहीं करते हैं। ऐसे में कानूनी बाध्यता का होना अनिवार्य है, लेकिन दूसरा पहलू देखा जाए तो मताधिकार एक नागरिक का अधिकार है और यह भी शामिल है कि यदि वे ना चाहे तो मतदान ना करें। मतदान के लिए कानूनी बाध्यता एक और ज़बरदस्ती लोकतांत्रिक भावना के अनुकूल प्रतीत नहीं होती। अब है कि भारत इस तथ्य पर गर्व कर सकता है कि हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में मतदाता हैं, लेकिन अगर हम गहनता से विचार करेंगे सबसे बड़ी तो हमें बहुत निराशा भी हो सकती है, क्योंकि पिछले 65 वर्षों में भारत में बनी एक भी सरकार ऐसी नहीं है जिसे कुल मत का 50% मत भी प्राप्त होता है। और देश में कभी भी आम या फिर स्थानीय चुनाव होते हैं तो उसमें 40%, 50% या फिर दुर्लभ रूप से 60% मतदाता मतदान देते हैं, लेकिन सरकार बनाने वाले दल को इसका अधिकतम 20% ही प्राप्त होते हैं। यानी कि टोटल 20% वोट अगर आ गया किसी दल के पास तो उनकी सरकार बन जाती है, जो कि काफ़ी खराब स्थिति है। अतः इसी सरकारों में लोकतंत्रात्मक औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। हम अभी तक ऐसी ही सरकारों के अधीन रहे हैं, अतः गुजरात में जो कदम उठाया गया है इसके उपाय हो सकता है मतदान योग्य प्रत्येक नागरिक को बाध्य किया जाना चाहिए कि वे मतदान करें। और बाध्यता का अभिप्राय यह नहीं है कि वह किसी भी राजनीतिक दल को मत अवश्य दे, अपितु यदि वह सारे उम्मीदवार को यानी कि हम लोग सारे उम्मीदवार को अयोग्य समझते हैं तो किसी को भी मत ना दे, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों राष्ट्रों के तहत परिवर्जन करें।
तो ये तो भारत के संदर्भ में देखें हम लोग। अब थोड़ा विश्व के संदर्भ में देख लेते हैं कि अनिवार्य मताधिकार की स्थिति क्या है। तो अब तक विश्व में 32 देश में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था है, जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, इटली, तुर्की, अफ्रीका, फिलीपींस, थाईलैंड और बेल्जियम। और इन देश में सामान्य जुर्माना से लेकर जेल तक की सज़ा का प्रावधान दिया गया है। गौरतलब है कि बेल्जियम में मतदाता द्वारा वोट न देने पर उसका नौकरी पाना मुश्किल हो जाता है एवं 4 वर्ष तक लगातार मतदान न करने पर उसे इस अधिकार से 10 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में मतदान नहीं करने वाले सदस्य को दंड स्वरूप $50 तक अदा करना होता है। और बेल्जियम में वोट डालने पर आय कार्ड मिलता है और इसी कार्ड की मदद से मतदाता अपनी आय बैंक से निकाल सकता है, यानी वोट नहीं डालेगा तो आय ही नहीं निकलेगा। और यूनान में वोट न देने पर पासपोर्ट या अन्य लाइसेंस लेना मुश्किल हो जाता है। फिर है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को प्रभावोत्पादकता संबंधी जनहित याचिका पर कोई निर्देश देने से मना कर दिया और कहा कि इस प्रकार की याचिका एवं प्रश्न निर्वाचन आयोग के समक्ष रखे जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव संबंधी समस्याओं के समाधान का वही उपयुक्त स्थान है। और इससे आशंका उत्पन्न हुई कि मतदाताओं द्वारा डाले गए वोट रजिस्टर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं, यानी कि जो भी समस्या है उसको निर्वाचन आयोग के सामने रखने को कहा गया। कई निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम के परिणामों के विश्लेषण के पश्चात यह निष्कर्ष निकला है कि ईवीएम की कार्यप्रणाली अत्यधिक विसंगति है, यानी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखी गई। अगस्त 2009 का बात किया जाए तो निर्वाचन आयोग ने ईवीएम के संदिग्ध कार्यप्रणाली को स्वीकार किया और ईवीएम की कार्यप्रणाली को लेकर विवाद उस समय उत्पन्न हुआ जब दिल्ली के भूतपूर्व मुख्य सचिव ओमेश सहगल ने निर्वाचन आयोग के समक्ष ईवीएम की कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया और दिखाया कि यह किस प्रकार परिणाम को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती है। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का विरोध करने वाला तर्क देते हैं कि अधिकतर विकसित देशों में इसका प्रयोग बंद कर दिया है और विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय ईवीएम में वोटिंग परिणाम की समग्रता बनाए रखने हेतु किसी प्रकार की रछोपई नहीं किया गया और ईवीएम के जोखिम को कम करने के लिए तरीके के रूप में सुझाव दिए गए हैं कि मतदान के समय ईवीएम द्वारा प्रत्येक दर्ज मत की प्रिंट पेपर रसीद निकाली जाए, जिससे मतदाता बैलेट पेटी में डाल दे और किसी प्रकार की विवाद की स्थिति में यह पेपर स्लिप मत की प्रामाणिकता की सिद्धि में सहायक होगी। यानी कि जैसे ईवीएम में हम लोग वोटिंग करेंगे वहाँ से एक पर्ची निकलेगा, वो पर्ची हम लोग को यानी कि बैलेट पेटी में डाल देना है, जो कि हम लोग का प्रमाण रहेगा कि हमने वोट किया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007 में यह व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के 27 राज्यों में प्रचलन में है। यानी कि ये जो व्यवस्था है, यानी कि वोट डालने के बाद रसीद आता है, स्लिप आता है, वो वाली व्यवस्था अमेरिका में भी अभी 27 राज्यों में प्रचलन है 2007 से। ईवीएम के समर्थन में कहा जाता है कि हालांकि कोई भी मशीन एवं उपकरण अपने आप में संपूर्ण नहीं होता, इसलिए इसे निर्वाचन व्यवस्था से हटाने के बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए। और भारत एक विशाल देश है, इसमें 700 मिलियन से अधिक मतदाता हैं। इतने विशाल लोकतंत्र में मतपद द्वारा चुनाव संपन्न कराना अत्यधिक समय साध्य है और महत्वपूर्ण है कि ईवीएम द्वारा कम समय में चुनाव गतिविधि संपन्न हो जाती है। इसके माध्यम से तीव्र गति से मतों की गिनती होती है और 3 से 4 घंटों में परिणाम की घोषणा संभव है, जबकि परंपरागत तरीके से इसमें 30 से 40 घंटों का समय लगता है। यानी कि जो इसके पक्षधर हैं उनका मानना है कि इतने बड़े देश में बहुत ज़्यादा मताधिकार वाले लोग हैं, मत करने वाले लोग हैं, तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। साथ ही साथ वोट की गणना करने में भी जहाँ पे ईवीएम के द्वारा 3 से 4 घंटे लगती है, वहीं पे सामान्य वोटिंग के जरिए 30 से 40 घंटे का समय लगता है, जो कि काफ़ी लंबा हो जाता है। अब एक ईवीएम के द्वारा बड़ी मात्रा में कागज़ की बचत होती है। इसके साथ साथ उसके प्रिंटिंग, परिवहन, रखरखाव, वितरण में लगने वाले धन एवं समय की भी बचत होती है और ईवीएम के द्वारा बूथ कैप्चरिंग एवं गड़बड़ी जैसी घटनाओं पर भी अंकुश लगा है। ईवीएम फर्जी मतदान भी संभव है, लेकिन तुलनात्मक रूप से इसमें सुरक्षा अधिक है। यानी कि फर्जी मतदान भी हो सकता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से ये काफ़ी अधिक सुरक्षित है। तो हम लोग अनिवार्य मताधिकार पर भी देख लें और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में भी काफ़ी हद तक चर्चा कर लें। इसके बाद और तीन से चार क्वेश्चन है, जिसका एक वीडियो लाएंगे जो कि काफ़ी छोटा वीडियो होगा और उसी के साथ हम लोग का पॉलिटी जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आने वाले एक क्लास में पॉलिटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।